हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार केमिस्ट्री क्लासेस से आप सबों के बीच अगले टॉपिक को लेकर के आया हूं। हम लोग क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री के बिलियन लेसन के कल अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था राउल्ट्स लॉ के बारे में। आज हम उसके बाद वाले टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो टॉपिक हमारे दैनिक जीवन से काफी रिलेटेड है और हमें उम्मीद है कि आपको काफी आनंद आएगा इसमें। और उस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जिसका नाम हम बोर्ड पे डाल रहे हैं। आप देखेंगे आज जो हम फर्स्ट टॉपिक डाल रहे हैं वो टॉपिक है द्रव द्रव का विलयन। द्रव द्रव का विलयन। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग राउल्ट्स लॉ के बाद इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। आज द्रव द्रव का विलयन, इसे एक और नाम देते हैं, जानते हैं, द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन के बारे में भी आज हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे केयरफुली यानी ध्यान पूर्वक आप देखेंगे और समझेंगे, लेकिन उससे पहले, इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपका 2 मिनट समय लूंगा। आपको कुछ बताना है, कुछ जानकारियां देना है, आपके अंदर की इच्छा को थोड़ा सा जगाना है ताकि आप पढ़ाई के प्रति उत्सुक हों और आपका जीवन सफल हो। मैं एक चीज आपको बता दूं, आज जो समय या दौर जो गुजर रहा है इसमें आपको काफी समय मिल रहे हैं, घर पे बैठे हैं आप और काफी समय मिल रहा है, इसका आपको सदुपयोग करना सीखना होगा। जब आप मेहनत करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जो समय हमारे हाथों से निकल जाता है वो पुनः मिलता नहीं है। और जब मिलता नहीं है तो आप फिर चाहिएगा जो कुछ कर लें तो वो अभिलाषा, वो आपकी अंदर की जो इच्छा शक्ति है वो पुनः आ नहीं सकती है। तो क्यों ना अभी जो हमें समय मिल रहा है उसका सदुपयोग करें और हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और जल्द से जल्द कोई मुकाम हासिल करें। आज देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर साल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन करके बच्चे जो हैं पास होकर के निकलते जा रहे हैं और निकलने के बाद नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं। रिक्तियां वही, आवेदक बढ़ते जा रहे हैं। मेहनत हमें ज्यादा करना होगा, तब हमें सफलता हासिल होगा। तो ये तभी हो सकता है जब हम जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसके पूरे कॉन्सेप्ट को जब तक हम क्लियर ना कर लें, एक टॉपिक हो और उसको पूर्णतः क्लियर ना कर पाए, तो हमें आने वाले एग्जामिनेशन में काफी कठिनाई होती है। क्योंकि जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं तब हमारे अंदर की एबिलिटी का पता चलता है, और उसके लिए पहले से अगर हम तैयार होते हैं तो आसानी से उसे हम ब्रेक कर सकते हैं, आसानी से हम सफलता पा सकते हैं। जब हमें एक सफलता प्राप्त होती है, हमें हमारे अंदर जो इच्छा होती है वो अगर पूरा होता है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस उत्पन्न होता है, और इस कॉन्फिडेंस के उत्पन्न होने से हमारे काम करने का वेग पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। तो क्यों ना हम सब मिल करके जम के मेहनत करें और इस समय का भरपूर फायदा उठाएं, ताकि जैसे ही हमें मौका मिले कुछ करने का, सबसे पहले हम करके दिखाएं। तो आते हैं आज हम फर्स्ट टॉपिक लेकर के, और इस टॉपिक का नाम क्या है? द्रव द्रव का विलयन या द्विअंगी विलयन के बारे में हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। तो इस टॉपिक के नाम से ही हम लोग इसका अर्थ निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा ह्यूमन जीवन यानी मानव जीवन पर लेकर के इसको लेके आता हूं। हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन जब किसी प्रकार की व्याधि या किसी प्रकार के रोग से हम ग्रसित होते हैं तो डॉक्टर हमें मेडिसिन लिखते हैं। कुछ ऐसे भी मेडिसिन होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और उन्हें जल में डाल करके या पानी में घोल करके पीने के लिए डॉक्टर बोलता है। दवा भी, केयर कीजिएगा, दवा भी क्या है? द्रव है, डॉक्टर के सलाह से, और पानी में मिला के पीना है। यहाँ पे पानी भी क्या है? द्रव है। दोनों को मिलाना है यानी विलयन तैयार करना है, तब आपको पीना है। मेरी बात को समझेंगे आप? यानी कहने का अर्थ हुआ क्या, जे वैसा विलयन जिनके दोनों अवयवों की अवस्था एक ही अर्थात द्रव हो, एक ही अर्थात द्रव हो, तो वैसे विलयन को द्रव द्रव का विलयन कहते हैं, या इसे हम द्विअंगी विलयन कहते हैं।
जिनके दोनों अंग अर्थात बिल्ले और विलायक पदार्थ के एक ही अवस्था द्रव में हो, तो उस तरह के बने हुए विलयन को द्विआंगी विलयन कहते हैं। अब बात आती है जी हम किस तरह की परिभाषा को सर नोट करें और लिखें। तो आप लिखेंगे क्या, वैसा विलयन जिनके दोनों अवयव एक ही अवस्था अर्थात द्रव में हो, तो उस तरह के विलयन को द्विआंगी विलयन या द्रव द्रव का विलयन कहते हैं। जैसे में एल्कोहल और जल, जैसे में दूध और जल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, द्रव द्रव के विलयन या द्विआंगी विलयन में 3 कंडीशन पैदा हो जाते हैं, क्योंकि कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो काफी मिश्रणीय होते हैं, परस्पर अधिक मिश्रणीय होते हैं। पहला, परस्पर मिश्रणीय होते हैं, परस्पर मिश्रणीय होते हैं, पहला कंडीशन। क्योंकि द्रव द्रव के विलयन में पहला कंडीशन होता है जो कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो परस्पर मिश्रणीय होते हैं। तो कोई भी द्रव परस्पर मिश्रणीय तभी हो सकता है जब वो समान प्रकृति का हो, जब वो समान प्रकृति का हो। जैसे ध्रुवीय ध्रुवीय, अध्रुवीय अध्रुवीय, जैसे में जल एल्कोहल, जैसे में बेंजीन एसीटोन। यानी परस्पर मिश्रणीय द्रव द्रव का विलयन तब बन सकता है जब दोनों की प्रकृति क्या हो, समान हो। जब दोनों की प्रकृति समान होती है तो वैसी स्थिति में परस्पर मिश्रणीय विलयन का निर्माण होता है। अब बताया जाता है जे कुछ, अब इसमें सेकंड कंडीशन हमें मिलता है, परस्पर अमिश्रणीय होते हैं। कुछ ऐसे भी द्रव द्रव के विलयन बन जाते हैं जो परस्पर अमिश्रणीय होते हैं। देखेंगे आप बोर्ड पे क्या होते हैं, द्रव जो परस्पर अमिश्रणीय होते हैं, द्रव जो परस्पर अमिश्रणीय होते हैं, अमिश्रणीय होते हैं। तो परस्पर अमिश्रणीय कब होंगे जी, तो यहाँ पे बताया जाता है दो द्रवों के मिलने से जो विलयन बना वो द्रव द्रव का विलयन बनता है। जब उन दोनों की प्रकृति समान हो तो परस्पर मिश्रणीय विलयन होगा। लेकिन जब दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न हो जाए, एक ध्रुवीय हो जाए और दूसरा अध्रुवीय हो जाए, जैसे जल और बेंजीन, जल और बेंजीन, जब एक ध्रुवीय हो जाए और दूसरा अध्रुवीय हो जाए, तो वैसी स्थिति में जो द्रव द्रव का विलयन बनेगा वह अमिश्रणीय होगा। वह कैसा होगा, अमिश्रणीय होगा। अब तीसरा कंडीशन आता है, द्रव जो आंशिक मिश्रणीय होगा, द्रव जो आंशिक मिश्रणीय होगा। आंशिक मतलब होता है कम, आंशिक मिश्रणीय होगा। द्रव जो आंशिक मिश्रणीय होगा या हो, तो द्रव जो आंशिक मिश्रणीय होगा, तीनों को आप बोर्ड पे केयर करेंगे। आंशिक मिश्रणीय होगा कब, जब उनके अंदर अंतराण्विक आकर्षण बल एक दूसरे से भिन्न हो। जब उनके अंदर अंतराण्विक आकर्षण बल एक दूसरे से क्या हो, भिन्न हो। तो इसमें बताया जाता है ईथर और जल, ईथर और जल। तो यहाँ पे मिलता है ईथर और जल, ये जो होते हैं आंशिक मिश्रणीय द्रव द्रव के विलयन होते हैं। यानी हमने द्रव द्रव के विलयन के 3 कंडीशन को प्रस्तुत किया, 3 कंडीशन को दिखाया। कभी भी दो द्रव के आपस में मिलने से जब कोई द्रव द्रव का विलयन तैयार हो और वो परस्पर मिश्रणीय हो, तो वो तभी हो सकता है जब दोनों की प्रकृति समान हो। यानी या तो ध्रुवीय ध्रुवीय के साथ मिला हो या तो अध्रुवीय अध्रुवीय के साथ मिला हो। दूसरी कंडीशन में द्रव जो परस्पर अमिश्रणीय हो, यानी द्रव द्रव के विलयन बने, तो उसमें क्या होता है, जब वो दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न हो जाए, या तो ध्रुवीय अध्रुवीय के साथ हो या तो अध्रुवीय ध्रुवीय के साथ हो। तीसरा कंडीशन होता है द्रव जो आंशिक मिश्रणीय होता है, यानी कम होता है। यह उनके अंतराण्विक आकर्षण बल के भिन्न होने के कारण होता है, और ये होता है ईथर और जल का मिश्रण।
तो हमने आपके बीच एक छोटा सा टॉपिक रखा था द्रव द्रव का विलयन। अब इसके बाद आता है क्या, द्रव द्रव के विलयन में वाष्पन की क्रिया होती है और वाष्पन के संदर्भ में वाष्प दाब को डिनोट करने के लिए, वाष्प दाब को दिखाने के लिए, वाष्पशील अव्यय के वाष्प दाब को दिखाने के लिए राउल्ट्स ने एक नियम दिया है। और वो क्या नियम दिया है मैं आपको बता रहा हूं, आप पहले एक नजर बोर्ड पे डालें और देखें। अब हम आते हैं वाष्पशील अव्यय के लिए राउल्ट्स का नियम। आज हम लोग जो देखते हैं द्वियांगी विलयन, जिसे भी बोल सकते हैं, द्वियांगी विलयनों के लिए राउल्ट्स का नियम या रावल का नियम। द्वियांगी विलयनों के लिए रावल का नियम या राउल्ट्स लॉ। तो यहाँ पे हम देखते हैं द्वियांगी विलयनों, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन या द्रव द्रव का विलयन। रावल का नियम, इस पे हम लोग क्लियरफाई करते हैं जी कैसे होता है। रावल के नियम के बारे में बताया जाता है जी किसी विलयन में, केयर करेंगे मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, द्वियांगी विलयनों के वाष्प दाब, द्वियांगी विलयनों के वाष्प दाब के माप के लिए राउल्ट ने एक नियम दिया, जिसके अनुसार विलयन के किसी वाष्पशील अव्यय का, यानी वाष्पशील अव्यय के संदर्भ में या द्वियांगी विलयनों के संदर्भ में राउल्ट ने एक नियम दिया, जिसके अनुसार ये वर्णन किया जाता है विलयन के किसी वाष्पशील अव्यय का वाष्प दाब, विलयन के किसी वाष्पशील अव्यय का वाष्प दाब है ना, उसके शुद्ध अव्यय के, यानी उसके शुद्ध अव्यय के वाष्प दाब और उसके विलयन में मोल प्रभाज्य के गुणनफल के बराबर होता है। यानी विलयन में किसी वाष्पशील अव्यय का वाष्प दाब या आंशिक दाब किसी भी ताप पर शुद्ध अव्यय के वाष्प दाब, यानी किसी भी ताप पर शुद्ध अव्यय के वाष्प दाब और उसके विलयन में मोल प्रभाज्य के गुणनफल के बराबर होता है। इसका हम गणितीय रूप देखें, राउल्ट्स का नियम जो हम लेके चल रहे हैं वो द्वियांगी विलयन है, तो इसके दो घटक हैं। तो अगर हम वाष्पशील अव्यय का आंशिक दाब पहले घटक के लिए अगर माने, यहाँ से थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं, वाष्पशील अव्यय का पहले घटक के लिए आंशिक दाब माने तो ये होता है Pa, यानी पहले घटक के लिए आंशिक दाब, और दूसरे घटक के लिए होता है Pb। पहले घटक के लिए होता है आंशिक दाब Pa और दूसरे घटक के लिए होता है क्या, Pb। ये क्या होता है, वाष्पशील अव्यय का आंशिक दाब, वाष्पशील अव्यय का आंशिक दाब। तो वाष्पशील अव्यय का आंशिक दाब के दोनों घटक हमें मिल गए, एक हुआ Pa आंशिक दाब, एक हो गया आपका क्या, यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूं मैं, एक हो गया Pa और दूसरा हो गया Pb। अब बताया जाता है शुद्ध अव्यय का आंशिक दाब। तो शुद्ध अव्यय का जब हम वाष्प दाब या आंशिक दाब निकालते हैं, शुद्ध अव्यय का वाष्प दाब, तो शुद्ध अव्यय का वाष्प दाब अगर हम मानते हैं जे Pa1 और यहाँ पे दूसरे घटक के लिए Pb1 होता है। अब विलयन में उन अव्ययों के मोल प्रभाज्य, तो पहले अव्यय का मोल प्रभाज्य, तो पहले अव्यय का मोल प्रभाज्य मिलता है यहाँ पे क्या, मोल प्रभाज्य होता है XA मान लेते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं दूसरे अव्यय का मोल प्रभाज्य बराबर होता है XB। अब आते हैं द्वियांगी विलयनों के लिए राउल्ट्स लॉ के बारे में। मैंने बताया आपको, एक बार मैं फिर नियम को बता दे रहा हूं, मैंने आपको बताया विलयन में किसी वाष्पशील अव्यय का आंशिक दाब, किसी विलयन में किसी वाष्पशील अव्यय का
आंशिक दाब जो होता है किसी भी ताप पर शुद्ध अव्यय के वाष्प दाब और उसके मूल प्रभाज्य के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब आते हैं राउल्ट्स नियम से। अब यहाँ पे राउल्ट्स के नियम से, तो नियम से अगर देखा जाए तो पहले घटक का वाष्पशील अव्यय का आंशिक दाब Pa बराबर शुद्ध अव्यय के वाष्प दाब यानी Pa1 तथा गुणनफल किसके, पहले अव्यय के मूल प्रभाज्य के गुणनफल यानी Xa के गुणनफल के बराबर होता है। इसी तरीके से दूसरे घटक के लिए निकालें तो Pb बराबर Pb1 और यहाँ पे गुणा Xb होता है। तो इस तरीके से हम आसानी से वाष्पशील अव्यय के वाष्प दाब या द्विआंगी विलयनों के संदर्भ में राउल्ट्स के नियम को प्रूव कर सकते हैं। ये राउल्ट्स लॉ होता है पहले घटक और दूसरे घटक के लिए। लेकिन अगर इसी को लेकर वाष्प दाब के यानी आंशिक दाब के जॉन डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के बारे में अगर थोड़ा सा चर्चा कर लें तो जॉन डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से, आंशिक दाब के नियम से, तो जॉन डाल्टन के आंशिक दाब का नियम कहता है क्या, इसके दाब का मान जो होता है, इसके नियम के अनुसार दाब का मान जो होता है दोनों अव्ययों के आंशिक दाब के जोगफल के बराबर होता है, यानी Pa प्लस Pb। इस तरीके से ये जॉन डाल्टन का आंशिक दाब का नियम भी इससे मिल सकता है। तो मैंने आपको बताया द्विआंगी विलयनों के संदर्भ में या वाष्पशील अव्यय के आंशिक दाब को निकालने के लिए राउल्ट्स ने एक नियम दिया, जिसके नियम के अनुसार मिला क्या, जो विलयन में किसी वाष्पशील अव्यय का आंशिक दाब सभी तापों पर शुद्ध अव्यय के आंशिक दाब और विलय के मूल प्रभाज्य यानी उसमें विलयन में उसके मूल प्रभाज्य के गुणनफल के बराबर होता है। अब आपने राउल्ट्स के नियम के बारे में देखा। पहले वाले वीडियो में मैंने राउल्ट्स के नियम बताया था और उसमें हमने बताया था वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के संदर्भ में। अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा राउल के नियम के अनुसार विलयन को कितने भागों में विभाजित करते हैं। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। अगर इसमें कहीं आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट जरूर करें। अगर अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक बच्चों के बीच आप शेयर करें। धन्यवाद।